हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कॉरपोरेट अकाउंटिंग कंपनी लक्ष्य हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है लिक्विडेटर्स अकाउंट। लिक्विडेटर ना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और इस चैप्टर में जो बनने वाला अकाउंट है उसका मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, जिसमें मैंने आपको एक एक एंट्री लिखकर उसके पीछे का बेसिक आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया था। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आज का समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ सारी एंट्री आज आ जाने वाली और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी 3 से 4 सम्स देने वाला हूं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन सा सम सीखने वाले हैं? तो आज मैं यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक यूज़ करूँगा, लेकिन लिखूंगा और समझाऊंगा दोनों मीडियम के अंदर। दोनों मीडियम के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर जो सम आज हम सीखने वाले हैं वो हमारी बुक का एनईपी की बुक का क्वेश्चन नंबर 38 रहने वाला है, राज लिमिटेड। और ये सम्स देखेंगे ना तो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा हुआ है 2014 के अंदर। इसमें मोस्ट ऑफ सारी एंट्री आपको सीखने को मिलेगी। ये सम मैं चलाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो सम्स दे रहा हूँ वो मैं पहले से एडवांस में आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से सम्स इसके बाद ईजिली आ जाने वाले हैं और आपको सॉल्व करने। वो रहेगा हमारे एनईपी की बुक का। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व कीजिएगा, जो मैं 2004 में पूछा हुआ है। नाम लिखा गया आशा लिमिटेड। और ऑलरेडी ये वाला जो सम्स है मैंने ओल्ड वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के जो ओल्ड वीडियो उसके फर्स्ट वीडियो में सम्स चलाया हुआ है, तो आप वहाँ पर इसकी हेल्प ले सकते हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 सीता लिमिटेड, ये भी आप सॉल्व कर पाएंगे। और साथ में सेम आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में जिस टाइप का सम्स दिया है उस टाइप का आपको करना ही चाहिए। महावीर लिमिटेड, तो ये 3 सम आप सॉल्व कर पाओगे और मैं आपको एक सम्स चला रहा हूँ। इन शॉर्ट में 4 सम्स आज के वीडियो से हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास रहेगा, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, थोड़ा बहुत आपको आता रहेगा, बाकी मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल में क्लियर कराऊंगा। तो जो सम हम सीख रहे हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। एक बार जस्ट मैं इंग्लिश की बुक में सम्स दिखा देता हूँ, जिससे अगर बाय चांस किसी के पास बुक ना हो तो एक बार यहाँ पर सम्स रीड कर पाएगा। बाकी मैं समझाऊंगा दोनों मीडियम के अंदर। तो जो सम हम सीख रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 नंबर एनईपी की बुक के अंदर। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अपने यहाँ पर सम्स को कंप्लीट रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट दी गई है और ये हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। वीडियो को बीच में स्टॉप करके इन्फॉर्मेशन रीड कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं सम सॉल्यूशन। तो देखिए, सम सॉल्यूशन जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी पैटर्न में कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन करने के बहुत अलग अलग पैटर्न होते हैं। मैं आपको मोस्ट ऑफ इजी तरीका ही सिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हमेशा कोई भी सम्स हो स्टार्ट कीजिए रिसिप्ट, आवक साइड से स्टार्ट कीजिए। और जिसमें पहली एंट्री आपको करनी है, सबसे पहली आपको एंट्री करनी है कैश एंड बैंक। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे सम सॉल्व कीजिएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस पहली एंट्री आपको ये करनी है, गुजराती में रोकड़ अने बैंक सिलक। और इसकी एंट्री आपको सम्स में दी गई होगी। जो हमारा बैलेंस शीट होता है पाकू सरयू, उसके अंदर ऑलरेडी सारे कैटेगरी वाइज हमको एंट्रियाँ दी गई होती है। तो मिलकर एसेट साइज में सबसे लास्ट एंट्री होगी। आप देखेंगे ना यहाँ पे रोकड़ या बैंक कोई भी नाम से दिया होगा, एक हो या दो हो, तो दो हो तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा। या एक ही एंट्री रोकड़ कैश कितना दिया गया, 1,50,000। तो इन शॉर्ट में हमारे पास पहले से 1,50,000 रुपया हमारे पास पड़ा है, 1,50,000 हमारे पास पड़ा है। तो सबसे पहले उसकी एंट्री हमको करना है, ठीक है। और क्यों कर रहे हो आपको पता चल रहा होगा, इससे पहले मैंने आपको फॉर्मेट समझाया। तो पहली एंट्री आपको कैश और बैंक हमारे बैलेंस शीट में से लिख देना है। अब इसके बाद सेकंड एंट्री भी आवक की कीजिए आप, है ना, एडजस्टमेंट। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट पे आ जाना है। जो हमको वधारा की माहिती दी होती है इसको एडजस्टमेंट हवाला बोलते हैं। इसमें से देखिएगा मिलकत की उपज दी गई होगी, जो भी मिलकत एसेट्स होगी ना उसका कुछ ना कुछ निकाल किया गया होगा, तो उसकी एंट्री सेकंड कर लीजिए। तो यहाँ पे सम्स में देख रहे हो थर्ड नंबर में लिखा गया मिलकतों ना नीचे प्रमाणे उपजिया, इंग्लिश में लिखा होगा एसेट्स रियलाइज। मतलब ये अमाउंट हमको मिली है, एक एक मिलकत एक एक एसेट्स को जो हमने बेचा होगा उसका इतना इतना हमको पैसा मिला। तो ये सेकंड एंट्री आपको इसकी कर लेना, जहाँ पे पैटर्न्स दिया गया 1,50,000, स्टॉक दिया 3 लाख, जमीन मकान लैंड बिल्डिंग दिया 6 लाख, देवादार डेटर दिया है 4 लाख और प्लांट अने मशीन 10 लाख दिया। तो जैसा दिया उसी अमाउंट के साथ सेकेंड एंट्री जो हमने यहाँ पर जो लिक्विडेटर होगा उसने कंपनी की जो भी एसेट्स मिलकर थे उसको बेचा होगा, तो उससे जो पैसा मिला है उसकी एंट्री कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं एसेट्स रियलाइज। इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स रियलाइज, गुजराती में मिलकतों उपजिया, ठीक है, मिलकतनी उपज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंटर दिखेगा सारा आपको क्लियर हो जाएगा।
जो जो नाम दिया वो सेम इट इज हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि पहला नाम था पेटेंट्स नाम था, जिसकी अमाउंट थी 1,50,000। डायरेक्ट भी बाहर कर सकते हो या फिर अंदर लिख दीजिए एक एक अमाउंट 1,50,000, बाकी टोटल हम बाहर कर देंगे। अगला अमाउंट दिया हमको स्टॉक का, स्टॉक की अमाउंट दी हमको 3 लाख। सम्स में से जैसा दिया वैसा ही हमको लिखना है। अगला दिया लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन अने मकान, उसका दिया है 6 लाख। अगला हमको एक और दिया है डेटर, गुजराती में देवादार, जिसकी अमाउंट दी हमको 4 लाख। और एक और दिया है हमको प्लांट एंड मशीन, ठीक है, गुजराती में प्लांट अने यंत्र। संबंध में भी ध्यान दीजिएगा, राइटिंग थोड़ी आगे पीछे रहेगी। इसका अमाउंट दिया 10 लाख। तो जितनी भी सारी एसेट्स जो मिलकत थी जो बेचा होगा उसकी सारी अमाउंट हमने सेम इट इज लिख दी। अब इसका क्या कीजिए, ग्रांड टोटल कर दीजिए। मतलब टोटल हमको कितना मिला, एसेट्स मिलकत का मिला 24,50,000। तो जो लिक्विडेटर होगा कंपनी का, उसने ये एसेट्स इतने इतने में बेचा और इतना कैश हमारे पास आया, ये हमारी आवक, हमारा रिसिप्ट बनेगा, ठीक है। और जैसे आप एंट्री करते जाओ वैसे से आपके मार्क बनते जाएंगे। सम्स कितना भी हार्ड क्यों ना हो, इसमें आपको मार्क मिलने वाले ही है, ठीक है। 2 एंट्री आई होप आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इसके बाद आप क्या कीजिए, संलग्न जैसे एडजस्टमेंट है वैसा सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे बहुत से तरीके होते हैं कि पहले जिसको पेमेंट करे उसका नाम ढूंढिए, फिर सेकंड नंबर, पर ऐसा मत कीजिए। अब स्टार्टिंग से अब स्टार्ट कर लीजिए। पहले मेन 2 एंट्री करने के बाद अब नंबर 1 से स्टार्ट कर लीजिए। जैसा दिया वैसा हम सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे। तो पहला दिया हमको प्रेफरेंस शेयर के बारे में दिया गया है। क्या लिखा गया है, प्रेफरेंस शेयर पर છેલ્લા 2 વર્ષનું डिविडेंड चुकवानु बाकी है। इंग्लिश में लिखा होगा एरियर ऑफ डिविडेंड ऑफ 2 ईयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2 साल का डिविडेंड बाकी है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करना है, तो थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको फॉर्मेट में थोड़ा सीक्वेंस में सिखाया था, तो थोड़ा सीक्वेंस आप लिखो तो बेटर है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे चल भी सकता है। तो नीचे से लास्ट से फर्स्ट होता है, ठीक है। एकदम एंड से 6ठी एंट्री हमारी होती है। आपको नंबर नहीं लिखना, जस्ट लास्ट से ऊपर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से एंट्री करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, गुजराती में प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब सबसे पहले डिविडेंड से पहले उसकी अमाउंट लिखिए, जो उसका मेन कैपिटल है ना, मूड़ी, वो लिखिए। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। पहले सम्स के अंदर डिविडेंड से पहले उसकी मेन कैपिटल जो है ना, मूड़ी, वो लिखिए। यहाँ पर देख रहे हैं आपको दिया गया प्रेफरेंस शेयर कितने लाख का है, 10 लाख का। तो पहले 10 लाख की उसकी कैपिटल, उसकी मूड़ी लिखी है। तो हमने यहाँ 10 लाख की अमाउंट लिखी है उसके सामने, प्लस जैसा हमको एडजस्टमेंट में डिविडेंड बोला था, तो अब डिविडेंड की एंट्री प्लस करेंगे, डिविडेंड। अब डिविडेंड की एंट्री हमारे पास कैसे आएगी, तो उन्होंने बोला गया है कि 2 साल का बाकी है। कितने साल का डिविडेंड बाकी था, ध्यान से देखिए, 2 वर्ष का। 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। अब डिविडेंड निकालना कैसे, तो बहुत सिंपल है। आपको परसेंट दे के रखा है, कितना परसेंट दिया, 6%। तो ये जो परसेंट है मेन अमाउंट पे गिनना है, जो मेन उसकी कैपिटल है मूड़ी, उस पर गिनना है। तो 10 लाख का 6% आप कैलकुलेट में कीजिए, 60,000 आएगा। कितना आएगा, 60,000। तो 1 साल का 60,000 डिविडेंड बाकी है, पर यहाँ पे कितना बोला, 2 साल का। तो पिछले 2 साल का डिविडेंड बाकी है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 60,000 1 साल का इंटू में 2, तो 2 साल का हो गया 1,20,000 का डिविडेंड, जिसे क्या करना है, प्लस कर देना है। कैपिटल के अंदर डिविडेंड प्लस कीजिए, तो टोटल अमाउंट जो शेयर होल्डर की बनती है वो है 11,20,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल एंट्री है। थोड़ा नीचे जरूर लिखिएगा, पहले स्टार्टिंग फर्स्ट में मत लिखिएगा, इसलिए आपको सीक्वेंस में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11,20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एंट्री हो गई, और जैसे आप एंट्री करो वैसे आपके मार्क बनते ही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद किसका दिया गया है, इसके बाद हमको एंट्री दी गई विसर्जन खर्च, इंग्लिश में लिखा होगा लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री आपको पता है ऊपर करते, ऊपर से सेकंड लास्ट होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट एंट्री ना दी तो सबसे पहले इसकी एंट्री होती है, पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। आप अपने एग्जाम में सॉल्व करते टाइम 1 या 2 लाइन छोड़ देना है, फिर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं, सेकेंड एंट्री के नाम से होती है ये लिक्विडेशन एक्सपेंस। जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसका जो लीगल खर्चा है ना, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसिस, गुजराती में विसर्जन खर्च। तो जो अमाउंट दी है सेम इट इज हमको लिख देना है। सम्स में दिया गया है 54,500। आई होप क्लियर हुआ। सेकंड एंट्री जो दी गई थी 54,500। थर्ड एंट्री ऑलरेडी हमने कर दी, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस में चलते तो थर्ड एंट्री की अब आप इसकी एंट्री करते, क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, नंबर 4 में अब सबसे मेन यही 2 मार्क की एंट्री बन जाती है। जो लिक्विडेटर का जो बनता है ना, क्या मेहनताणु, इंग्लिश में होता है रेम्यूनरेशन, इसमें परसेंट दिया गया होता है। बस ये थोड़ा निकालना पड़ जाता है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था। तो 2 तरह से उसका बंद रहा है। एक तो 3% बोला है, किसका, मिलकतनी वेचाणनी उपजना, जो मिलकत उसने बेची ना उसका 3% लेगा। और एक और चीज़ क्या बोला, पसंदगीना लेणदारों सिवाय बिन सलामत लेणदारों ने चूकवेल रकमना 2%।
इंग्लिश में होगा अनसिक्योर क्रेडिटर, उसका 2% बोला गया है। समझते एकदम इजी होता है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम नॉर्मल है। यहाँ मैंने आपको बेसिक जैसे समझ लिया वैसे तो सारी एंट्री आपको क्लियर कर, तो इसके बाद ही उसकी एंट्री होती है। क्या नाम से एंट्री करते हैं? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ठीक है, रेम्यूनरेशन इस नाम से उसकी एंट्री होती है। गुजराती में लिक्विडेटरનું મહેનતાણું, लिक्विडेटरનું મહેનતાણું। और ये मोस्ट ऑफ 2 मार्क की एंट्री हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती। तो सबसे पहले जो बोला है कितना परसेंट बोला? 3%। अब वो किसका बोला था तो ध्यान से सुनिएंगे। 3% जो बोला ना, मिलकतनी वेचाणना, इंग्लिश में लिखा होगा एसेट रिलाइज, इंग्लिश में क्लियर बोल ही रहा हूँ, जो उसने मिलकत बेची ना एसेट्स, उसका 3% बोला है। तो ऑलरेडी इसकी तो एंट्री आ चुकी है कि टोटल मिलकत उसने कितने बेची है? 24,50,000 की उसने मिलकत एसेट्स बेची है, तो उसका 3% मांग रहा है। तो यहाँ पर उसका 3% निकाल देंगे। तो यहाँ पर पूरा आप लिख सकते हो एसेट रिलाइज, उसके बाद 3% निकालिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका 3% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 73,500। तो ये पहला एक हो गया। साथ साथ में दूसरा एक और बोला गया है, और तो उसने कुछ पैसा मांगा है, 2% बोला है। वो 2% किसका बोल रहा है? बिन सलामत लेनदार का बोल रहा है, अनसिक्योर क्रेडिटर। और ऑलरेडी ये क्रेडिटर की अभी एंट्री आना बाकी, कि हमको पता नहीं कितने अनसिक्योर है, तो ये 2% की एंट्री अभी बाकी रखेंगे। जब उसकी एंट्री आएगी तब करेंगे। ये क्या बोला उसने? अनसिक्योर जो क्रेडिटर होगा उसका 2%, गुजराती में बिन सलामत लेनदार ना 2%। तो अभी हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर आना बाकी है, जब हम उसकी एंट्री करेंगे तब उसका 2% निकालेंगे। तो अभी इसको हम पेंडिंग में रख रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कोई एंट्री और दी गई है, एडजस्टमेंट में कुछ बोला गया, तो देखिए सारी की सारी एंट्री हो चुकी, कुछ बाकी रहा नहीं है। अब इस सम्स को एंड कैसे करता है वो ध्यान से सुनिएगा। जब सारे एडजस्टमेंट सारे हवाले हो जाए, उसके बाद आपको सिंपल सा जो हमारा पाको शीट है, जो बैलेंस शीट, उसका याद रखिए लायबिलिटी साइड आना। कहाँ आ जाना? देवा साइड आ जाना है। अब जो जो देवा बाकी रह गया है, जिनकी एंट्री यहाँ पर नहीं हुई, उनको हमको पेमेंट करते हुए लिखते जाना है, ठीक है। वो भी सीक्वेंस में जो हमने याद किया फर्स्ट फॉर्मेट के अंदर। तो इक्विटी को छोड़ दीजिए, लास्ट में होगा, क्योंकि पैसा बचेगा तब इक्विटी होल्डर को दिया जाएगा। तो सबसे पहले उसके बाद है प्रेफरेंस, तो इसकी एंट्री हमने कर दी। अगर एडजस्टमेंट में ना दिया गया होता तो हम प्रेफरेंस होल्डर की एंट्री करते, और कहाँ पे करते आपको याद रखना, सीक्वेंस में नीचे से सेकंड नंबर पे होता है, और इसकी एंट्री हो चुका है, ठीक है। लायबिलिटी के अंदर देख रहे हैं जो जो एंट्री वो सारी करनी है। अब फिर हमारा बिन चालू नॉन करेंट में चालू हो जाता है, क्या दिया? डिबेंचर। तो डिबेंचर होल्डर की एंट्री बाकी है, तो इसकी एंट्री करेंगे। कितना है? 5 लाख। तो डिबेंचर होल्डर आपको पता है कहाँ पे आता है? जस्ट इसके बाद ही आता है, जो लिक्विडेटर का जो भी खर्चा है उसके बाद ही हम डिबेंचर होल्डर की एंट्री करते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको एंट्री राइट करना है। डिबेंचर होल्डर, गुजराती में समझ रहे होंगे, डिबेंचर होल्डर हो। तो सबसे पहले उसकी मेन अमाउंट लिखिए, जो है वो कितना लाख है यहाँ पर? डिबेंचर 5 लाख का है। तो डिबेंचर होल्डरों की 5 लाख की अमाउंट बाकी बता रहा है, पेमेंट में रहेगी। और साथ साथ में सम्स में जरूर चेक कीजिएगा, इनको हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज देते हैं, ठीक है, ब्याज देते हैं। तो ब्याज की एंट्री कहीं ना कहीं होती है। देखिए यहाँ पर चालू के अंदर, करंट में देखोगे ना, अन्य के अंदर डिबेंचर पर बाकी ब्याज दिया गया। तो एक बार सम्स को ध्यान से देख लेना है। इंग्लिश में होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये डिबेंचर का ब्याज भी साथ साथ में लिखिए, क्योंकि ब्याज का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो 25,000 का जो डिबेंचर का ब्याज आउटस्टैंडिंग बता रहा है वो भी लिखिए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, गुजराती में चुकवा बाकी ब्याज, प्लस 25,000, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और कभी कभी एडिशनल भी आता है, वधारा का ब्याज भी आता है। वो कब आता है? जब सम्स के अंदर ये पूरी प्रोसेस करने में हमको साल से ज़्यादा मतलब जो एक्स्ट्रा महीने लगते हैं, वो यहाँ पर अगर तारीख बताएगी हो कि इतने तारीख तक हमको पेमेंट करना है, तो वो एक्स्ट्रा महीनों का भी ब्याज चुकाना पड़ता है। अगर बोला गया होता, जैसे मार्च एंडिंग हो रहा है और जून बताया गया होता कि जून तक हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई है, तो 3 महीने का एडिशनल ब्याज आता, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहा हूँ आपको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर बस जो उसकी अमाउंट और प्लस ब्याज, तो टोटल हो गया डिबेंचर होल्डर 5,25,000 का। तो डिबेंचर होल्डर की एंट्री हो गई। समझ में आ रहा है? थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, बाकी आप करोगे तो 15 से 20 मिनट का सम्स है। इसके बाद देखिए आपको क्रम से ही चलना है, कोई भी एंट्री मिस नहीं करना है। इसके बाद हमको दिया गिरो लोन, इंग्लिश में होगा मॉर्गेज लोन। और देखिए हमको ब्रैकेट में बताया गया है जमीन मकान ना तारण पर, तारण मतलब गिरवी रखा गया, जमीन मकान के सामने हमने लोन ली है। इंग्लिश में होगा मॉर्गेज लोन अगेंस्ट द लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब ये किस टाइप का क्रेडिटर है? ये हमसे पैसा मांगते हैं, लेकिन कैसे है ये? क्योंकि सामने कुछ ना कुछ हमने गिरवी रखा है, मॉर्गेज रखा है, इसलिए ये 2,50,000 के जो क्रेडिटर है ना, लेनदार, ये हमारे सिक्योर होते हैं। कैसे होते हैं? सिक्योर होते हैं, क्योंकि इनको तो डायरेक्ट पैसा मिल ही जाएगा, सबसे पहले इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि जो गिरवी रखा है जैसे हो हम बेचेंगे इसको पहले पेमेंट करेंगे। सिक्योर क्रेडिटर, इसको नाम क्या बोलते हैं? सिक्योर क्रेडिटर। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। गुजराती में लिखे सलामत लेनदार, इनको बोलते हैं सलामत लेनदार।
कितना रकम था इनका, 2,50,000। तो 2,50,000 इनको पूरा पूरा मिल जाने वाला है, क्योंकि लैंड बिल्डिंग के सामने था ना, तो जैसे ही हमने बेचा इसमें से इसका पेमेंट हो ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिक्योर क्रेडिटर। जो सबसे पहली एंट्री इसकी करना है, क्योंकि ये नीचे लिखोगे तो थोड़ा रॉन्ग जैसा सम हो जाता है, इसलिए क्रम में लिखना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। आई होप 2,50,000 आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अब क्या बचा, अभी यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हमारा चालू करंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया मेन लेनदार क्रेडिटर दिया है, तो ये पूरा पूरा कैसा होता है, अनसिक्योर होता है, बिन सलामत होता है। क्योंकि इसके बारे में अगर कहीं एडजस्टमेंट में लिखा ना हो कि इसके अंदर इतना इतना लेनदार कुछ और तरह का जुड़ा हुआ है, तो उसको हम अलग कर देते। पर ये सब मैंने लिया जिसमें कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो पूरा का पूरा जो लेनदार है ना, क्रेडिटर का जो पैसा 4 लाख, वो अनसिक्योर माना जाएगा, बिन सलामत माना जाए। तो पूरे पूरे 4 लाख के लेनदार की एंट्री कैसे करनी है, अनसिक्योर क्रेडिटर के नाम से करनी है, जो हम जस्ट इसके नीचे ही लिखते हैं। यहाँ पर नाम लिखते हैं हम अनसिक्योर, ठीक है। तो बोलने में आगे पीछे हो रहा होगा, बट आप समझ रहे होंगे। अनसिक्योर क्रेडिटर, गुजराती में बिन सलामत लेनदार, जो कितना है पूरा पूरा 4 लाख आ जाएगा। क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं कि इस 4 लाख में कुछ अलग अलग पैसा इसमें जुड़ा हुआ, कोई एम्प्लॉय का जुड़ा हो, कोई और चीज़ का, तो उसको हम अलग कर दें। पर ऐसा कुछ है नहीं, तो पूरा पूरा अनसिक्योर में चला जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए लास्ट एंट्री ही बाकी है, डिबेंचर का ब्याज हो चुका है। अब ये लेनदार देखिए पहले से हमको बता दिया, पसंदगीदा लेनदारों से, इंग्लिश में लिखा होगा प्रेफरेंशियल। मतलब ये कैसे होते हैं, जिनको लीगली राइट्स होता है पहला पैसा चुकाने का, इनकी प्रायोरिटी होती है। तो इसको 75,000 को पसंदीदा लेनदार को हम लोग अलग इसी के अंदर नहीं जोड़ते, अलग लिखते हैं और डिबेंचर से पहले लिखते हैं, डिबेंचर से पहले। तो यहाँ पर स्पेस नहीं, बट आप समझ पा रहे होंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर गुजराती में समझ गए, पसंदीदा लेनदारों, कितना दिया 75,000, ठीक है। जस्ट डिबेंचर के पहले, मतलब लीगल खर्चा चुकाने के बाद इनको पैसा दिया जाता है, क्योंकि इनको लीगल पहले राइट्स होता है, ठीक है, प्रायोरिटी इनको होती है, ठीक है। देखिए अब सारे के सारे हमने लायबिलिटी के जितने थे वो सारी एंट्री कर दी, मतलब सारी की सारी पेमेंट की हमने एंट्री कर दी है। अब इसको क्लोज कैसे करना है, तो क्लोज करने से पहले एक एंट्री हमारी बाकी थी, तो उसकी एंट्री हम कर लेते। जो रेम्यूनरेशन के अंदर 2% बाकी था ना, जो अनसिक्योर पर गिनने के लिए बोला गया, तो उसकी एंट्री हम लोग कर लेते पहले। अब करेंगे कैसे, तो सिंपल है, सम्स में बोला गया अनसिक्योर का 2%, तो अनसिक्योर ये रहा हमारा, अनसिक्योर दिख रहा है, बिन सलामत 4 लाख, तो 4 लाख का 2% ही गिनना है। बट एक सम्स में थोड़ा क्लैरिफाई आपको करना चाहूँगा, ध्यान से अब सुनिएगा। जब भी सम्स के अंदर ओनली बिन सलामत लिखा हो, अनसिक्योर, ओनली बिन सलामत ऐसा लिखा होता है, अनसिक्योर का 2%, तो आपको याद रखने का इस अनसिक्योर के अंदर प्रेफरेंशियल वाला भी ऐड कर देना है, पसंदगी वाले को भी ऐड करके परसेंट गिना जाता। कब, जब ओनली बिन सलामत अनसिक्योर लिखा होता तब। लेकिन इस सम्स के अंदर आप देखोगे ना, आगे हमको क्लियरिफाई किया गया है, पसंदगीना लेनदारों सिवाय ना, पसंदगीना लेनदारों ना सिवाय ना बिन सलामत, इसलिए पसंदगी वाले को हम ऐड कर रहे नहीं है। इंग्लिश में होगा प्रेफरेंशियल, इसके सिवाय का। अगर ये वर्ड ना लिखा गया होता, ओनली बिन सलामत का 2% बोला होता, तो याद रखिएगा हमेशा बिन सलामत नहीं, इसके साथ साथ में प्रेफरेंशियल जो हमारे पसंदगी के लेनदार हैं, इसको भी प्लस करके टोटल का 2% गिनते हैं। क्या बोला मैंने, आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी ओनली बिन सलामत अनसिक्योर लिखा हो तो दोनों को प्लस करके आपको गिनना है। पर आपको समझ में क्लियर लिखा है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के सिवा, पसंदगी लेनदार ना सिवाय, तो केवल हमको इसी पे गिनना है। आई होप समझ गए हो, कि नोट डाउन कीजिएगा, माइंड में याद रखिएगा। तो 4 लाख का ही 2% गिना जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि सम्स में लिखा था। 4 लाख का 2% करोगे तो हमको 8,000 मिलेगा। अब टोटल उसका रेम्यूनरेशन मेहनताणु हो जाएगा। एक तो एसेट्स का 3% था और अनसिक्योर का 8% था, तो टोटल हो जाएगा 81,500। ये उसका रेम्यूनरेशन मेहनताणु हो जाएगा। अब सारी एंट्री हो चुकी है, अब सम्स को जस्ट क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी भी हमको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना बाकी है। सम्स एकदम इजी है और बेसिक जैसा सम्स ले, अगर ये सम्स आपको आ गया ना, तो आने वाले सारे जो सम्स मैं आपको चलाऊंगा ना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने ऐसा सम्स लिया जिसमें ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं आपको एक एक टॉपिक हार्ड चलाते हुए भी जाऊंगा, ठीक है। इसलिए सारा टॉपिक आपके कवर होंगे, आप सीक्वेंस वाइज देखिएगा। अब सम्स को एंड करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिसिप्ट, आवक की साइड का टोटल कीजिए। टोटल लिखना नहीं, जस्ट कैलसी में कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट है दिख रहा होगा आपको, 1,50,000 और 24,50,000, तो टोटल कितना हो गया, 60 लाख, 26 लाख हो गया, 26 लाख का हो गया। उसी तरह आप पेमेंट की साइड का भी सारी अमाउंट का टोटल कर लीजिए, सारे का सारे कर दीजिए। हर एक का सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, एक एक माइनस करके देखता है कि पैसा बचा कि नहीं बचा, पर मैं बोलता हूँ पैसा बचता ही है, इसलिए सारे का टोटल कर लीजिए। लास्ट प्रेफरेंस तक का टोटल कर लीजिए, प्रेफरेंस होल्डर को भी प्लस कर लीजिए। तो लायबिलिटी का आपने टोटल किया, पेमेंट साइड का, तो दोनों पेमेंट देखिए, आपको पता चला होगा, आपने टोटल किया होगा। लिखना नहीं है, बट आपको करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमारा बनता है वो ध्यान से देखेंगे। अब कैलकुलेशन में क्या करना, अब इसको ध्यान रखेंगे। हम निकालेंगे सरप्लस, कि पैसा बचा के नहीं बचा। सारे
लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद गुजराती में बोलते हैं इसको वधारो। तो सिंपल सी बात है, तो जो हमारा आवक की साइड का टोटल था कितना था 26 लाख, उसमें से माइनस करेंगे पेमेंट की साइड का, ठीक है, जो हमारा 25,06,000 आ रहा है, आपने कैलकुलेशन में किया होगा। तो माइनस करने के बाद पैसा बच रहा है 94,000, कितना बचा है 94,000, ये हमारा क्या होगा सरप्लस वधारो, मतलब इतना पैसा हमारे पास एडिशनल बचा है। अब ये पैसा किसको जाएगा, लास्ट में जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है, पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सम्स में मैंने ऐसा सम्स लिया है जिसमें ओनली एक ही इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। 94,000 पैसा बचा, पर इक्विटी शेयर होल्डर एक नहीं दो है, ये भी इक्विटी दिख रहा है आपको 15,000 वाले और ये 5,000, तो दो है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस समझिएगा। अगर एक ही होता तो डायरेक्ट हम लोग सम्स में क्या करते हैं, लास्ट में 94,000 के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर लिख कर पेमेंट साइड हम सम्स क्लोज कर देते, 26 लाख सम्स हो गया कंप्लीट। लेकिन जब एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर दिए गए, 2 हो या 3 हो, तब अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन ध्यान से समझेंगे। मैं आपको शॉर्टकट में और ईजी तरीके से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल, सुनिएगा नाम, कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी गुजराती में बोलते हैं मूडी टूट। अभी कैसे आता है मूडी टूटने वाली कैसे, तो आपको पहले इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कीजिए, क्योंकि इन्हीं को पैसा देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसमें से माइनस कीजिए सरप्लस, जो वधारो है वो माइनस कीजिए। गुजराती में इक्विटी शेयर मूडी, तो अब फास्ट लिखूंगा, राइटिंग आगे पीछे रहेगी, माइनस करेंगे वधारो। तो वधारो तो हमारा 94,000 आया ही है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो सम्स के अंदर जितने भी ये 2 हो 3 हो प्लस कीजिए। पहले का शेयर कैपिटल 9 लाख है 15,000 वाले का, दूसरे 5,000 वाले का 3,75,000 है, तो दोनों को प्लस कीजिए, 9 लाख और 3,75,000। यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ आप लोग को। 9 लाख का पहला इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा है 3,75,000, टोटल हो गया 12,75,000, ठीक है। उसमें से सरप्लस जो वधारो आया वो हमने माइनस किया, तो 11,81,000 ये हमको मिला कैपिटल डेफिसिट। मतलब इतना कैपिटल कम पड़ रहा है, 94 तो था, उतना तो हमने दे दिया, दे देंगे, पर इतना कम पड़ रहा है, इसको बोलते डेफिशिएंसी, मूडी टूट, इतनी कम पड़ रही है। अभी देखिए इसका कैसे आगे जाके वहीवट होगा, तो ध्यान से समझेंगे। अब इतना करने के बाद आपको पर शेयर निकालना, क्या निकालना है, पर शेयर। पर शेयर मतलब गुजराती में शेयर डीठ, शेयर डीठ। यही अमाउंट को क्या कीजिए आप, डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से, तो पर शेयर आ जाएगा। तो जितने यहाँ पे शेयर कैपिटल थे उनके शेयर होंगे। पहले के टोटल शेयर कितने 15,000, दूसरे के कितने हैं 5,000, तो टोटल शेयर कितने हुए 20,000। पहले के हैं 15,000 शेयर, दूसरे के हैं 5,000, टोटल हो गए 20,000 शेयर। तो 20,000 शेयर से डिवाइड करें, क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर की संख्या से डिवाइड करना इस अमाउंट को, तो आपको एक शेयर का मिल जाएगा 59.05, मतलब इतना रुपया बाकी है। ऐसा समझ सकते एक शेयर होल्डर को हमको इतना पैसा देना है। ये क्या निकला, एक शेयर होल्डर का इतना पैसा हमको देना बाकी है, पर एक्चुअल में देखना पड़ेगा क्या इतना ही बाकी है। हर एक शेयर ने क्या क्योंकि हर एक का क्या है, यहाँ पे शेयर का जो प्राइस होता है पूरा पैसा भरा होता नहीं है। तो ये जो पैसा एक्चुअली हमारा पर शेयर इतना बाकी है वो दिखाता है। अब हमको इसके बाद क्या करना है, एक्चुअल वाला निकालना है कि जो पहला इक्विटी शेयर होल्डर है, पहले इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसने कितना पैसा भरा है, क्या पूरा 100 रुपया है हर एक शेयर का, क्या पूरा 100 रुपया भरा है, नहीं भरा होगा। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि पहला शेयर का 100 रुपया प्राइस है फेस वैल्यू, लेकिन भरपाई कितना हुआ 60 रुपया, इंग्लिश में होगा पेड अप वैल्यू। तो 60 रुपये में से माइनस कीजिए, बाकी इतना है लेकिन इन्होंने 60 रुपया ही भरा है, तो 60 में से देखा जाएगा, तो 60 में से माइनस करेंगे 59.05। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, 60 माइनस 59.05, 100 में से नहीं किया क्योंकि उसने 60 रुपया ही भरा। तो एक्चुअल में कितना बाकी है, 0.95 बाकी। क्या है 0.95 बाकी, इतना नहीं बाकी 0.95। सीधे दूसरे का भी देखिए, दूसरा जो सेल होल्डर है उसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपया है, लेकिन भरपाई कितना है, उन्होंने भरा कितना है, पेड अप वैल्यू 75 है। तो यहाँ पर 75 पेड अप वैल्यू में से माइनस करना है, भरपाई वाली कीमत में से माइनस करना है, तो इनका बाकी निकलेगा 15.95, इतना निकलेगा। और देखिए दोनों रकम प्लस में आ रही, मतलब इनको हमको देना पड़ेगा, प्लस में है ना, मतलब इतना बाकी पैसा हमको देना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न, हम इतना पैसा उनको रिटर्न करेंगे एक शेयर पर, गुजराती में बोलते हैं परत। अगर बाय चांस अगर प्लस में आ जाए, प्लस में मतलब इन्होंने कम भरा है, मतलब इनके पास से पैसा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। मतलब ये रकम अगर कम होती और हमारी रकम ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस में आपको मिलता है, मतलब इनके पास और पैसा मंगाना पड़ेगा, समझिए कॉल बोलते हैं उसको। तो ये दोनों का प्लस में आ रहा है, मतलब दोनों को पैसा देना है इतना इतना पर शेयर। अब इन दोनों की एंट्री होगी, यहाँ तक आपको क्लियर है। अगेन आपको दिखाना चाहूँगा एक बार में, क्या निकाला, सरप्लस निकाला हमने, अपनी मिलकत का टोटल आवक साइड का, पेमेंट का साइड टोटल माइनस किया सरप्लस। अब इतना पैसा हमारे पास बचा है
कैपिटल डेफिशिएंसी निकाला, मूडी टूट, दोनों इक्विटी शेयर के प्लस किए, जितनी कैपिटल थी मूडी उसमें से माइनस किया, इतना पैसा बचा, मतलब इतना पैसा बाकी रहा, इसको बोलते कैपिटल डेफिशिएंसी, मूडी टूट। अब इसको पर शेयर में कन्वर्ट किया, एक शेयर वाइज चेक करेंगे तो टोटल 20,000 शेयर थे, 15 और 5, तो एक शेयर का निकलता है 59.05। अब एक्चुअल में देखेंगे इन शेयर होल्डर ने कितना भरा है, इसने 60 रुपये भरा है, इसने 75 भरा है, तो ये माइनस करने पर चेक किया, इसको इतना ही देना है, पर शेयर 0.95 बाकी, इसका पर शेयर 15.95 बाकी है, तो इसकी एंट्री होगी। इस वाइज पैसा चुकाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। किस वाइज दिया जाएगा? लास्ट एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर की, ये पहला इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मैं एंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर, गुजराती में क्लियर हुआ, शेयर होल्डर, जहाँ पर 0.95 बाकी, कितना बाकी इनका 0.95 पर शेयर बाकी, ठीक है। और सेकेंड वाले का भी लिखेंगे, जो सेकेंड इक्विटी शेयर होल्डर है, सेकेंड इक्विटी शेयर होल्डर, गुजराती वाले पूरा लिखिएगा, शेयर होल्डर, जहाँ पर 15.95, ठीक है, इनका पर शेयर इतना बाकी है। दोनों रकम कहाँ से पता चला? अब इंटू में क्या करना है, अमाउंट बनाने के लिए शेयर की संख्या लिखी है, टोटल शेयर होल्डर 15,000 शेयर, ठीक है, और दूसरे का देखो 5,000, 15,000 और 5,000, तो यहाँ पर आएगा 15,000 शेयर, तो 15,000 शेयर इंटू में 0.5 जो बाकी है, अब इंटू करोगे तो हमको मिलेगा 14,250, इतना पैसा उनको चुकाना है टोटल इन 15,000 शेयर होल्डर को। और यहाँ पर शेयर होल्डर कितने थे? सेकंड वाले के 5,000, कितने थे? 5,000, सम्स में देखेंगे अगेन तो 5,000 है, ठीक है। तो ये 5,000 के इंटू में 15.95 जो बाकी एक्चुअल में, तो इसके हिसाब से 79,750 रुपीज़ आएगा, इतना हमको इन दोनों शेयर होल्डर को चुकाना है। और आप टोटल करके देखोगे ना, तो जो सरप्लस आ रहा था ना, बीच का डिफरेंस वही मिलेगा। कितना आ रहा था डिफरेंस? 94,000। अगेन दिखाना चाहूँगा, वीडियो लॉन्ग रहेगा बट आपको डिटेल में पता चलेगा कि सम्स हमारा राइट या रॉन्ग वो भी पता चलेगा। तो डिफरेंस आ रहा था 94,000, ये सरप्लस था वधारो, और आप इन दोनों को जो पैसा हमने चुकाया इन 94,000 में हमारा हो चुका होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, आप टोटल मारोगे 94,000 ही मिलेगा। अब हो गया सम्स कंप्लीट। अब दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपको वही मिलेगा जो यहाँ का हाईएस्ट था, क्योंकि यहाँ तो कोई एंट्री आई नहीं, क्योंकि एक भी माइनस में आया नहीं, जिससे उनके पास से पैसा मंगाना नहीं पड़ा। मंगाते तो यहाँ पे एंट्री आती, तो टोटल वही आएगा जो यहाँ पे पहले से था। 26 लाख था, कितना था? 26 लाख। यहाँ पे भी टोटल मारोगे आपको 26 लाख मिल जाएगा, क्योंकि जो 94 का डिफरेंस था वो यहाँ पे हमारा कवर हो चुका है। तो इस तरह से सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक एक टॉपिक जो मैंने बोला थोड़ा बहुत कहीं मैंने फास्ट बोला हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के एग्जाम के दिन भी देख रहे होते, इसलिए मैं कहीं कहीं फास्ट बोल भी देता हूँ, बट आप लोग समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, और आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ तक वीडियो आपने देखा है, ठीक है, और यूट्यूब पर अगर आ रहा है तो आप लोग को पता है कि आपको करना क्या है। सिंपल सी बात है, आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? आई अंडरस्टूड जरूर लिखिएगा, आई अंडरस्टूड लिखिएगा, और जो मैंने सम्स दिए उसका आंसर आ जाए तो डन लिखिएगा। कौन कौन से सम्स दिए अगेन मैं दिखाना चाहूँगा, ये सम्स आपको सॉल्व करना है। और फर्स्ट ये वाला सम्स तो मैंने आपको मेरे ओल्ड वीडियो अपलोड की चैप्टर के 6 से 7, उसके फर्स्ट वीडियो में ही समझाया, फॉर्मेट भी समझाया, साथ में ये सम्स भी सॉल्व कराया है। थोड़ा स्पीड में रहेगा बट आपको आ जाएगा। और बाकी ये 2 सम्स भी कीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो पहले एग्जांपल का सहारा ले सकते हो। इन शॉर्ट में सम्स आप कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आप डन जरूर लिख दीजिएगा। आई होप आज का सम समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जरूर मैं बोलना चाहूँगा आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सम्स का अगेन देखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ले सकते हो। पूरी सम्स की आपको आई होप दिख रहा होगा जितना भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।